नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबर शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भारत के पहले गांव माना की खासियत क्या है? यहाँ आकर दूर हो जाती है गरीबी। राजस्थान चुनाव की बात करें, जैसलमेर की राजनीति में पहली बार भगवा की एंट्री, महंत लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। इंडिया से नाराज नीतीश नए विकल्प की तलाश में जुटे, अंदर की खबर बड़ी धमाकेदार है। इजराइल हमास युद्ध कहां तक पहुंचा और यहां से क्या मोड़ ले सकता है? क्या आप डंकी से भी टक्कर नहीं लेना चाहते सालार के मेकर्स? फिर प्रभास की फिल्म रिलीज डेट टलने की लग रहे कयास। अब खबरें विस्तार से। भारत चीन सीमा पर बसा देश का पहला गांव माना विश्व प्रसिद्ध है। भगवान बद्री विशाल के धाम आने वाले श्रद्धालु भारत के प्रथम गांव माना में घूमने के लिए जरूर आते हैं। सरस्वती नदी के तट पर स्थित माना गांव बेहद खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती के अलावा यहाँ बनी चाय की दुकान लोगों के लिए मशहूर सेल्फी पॉइंट है, क्योंकि अब इस दुकान पर भारत की पहली चाय की दुकान का बोर्ड लगा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट में उत्तराखंड का पहला गांव चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसा हुआ है। सीमांत गांव माना को पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। 21 अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांव माना को देश का पहला गांव होने का गौरव दिया। इसके बाद अब यहां भारत का पहला गांव होने का साइन बोर्ड दूर से ही चमक जाता है। सीमांत गांव को प्रथम गांव का दर्जा देकर प्रधानमंत्री इस गांव के विकास के लिए अधिकारियों को खास तौर पर निर्देशित किया था। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत वाइब्रेट विलेज योजना में यह गांव भी शामिल है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद बर्फबारी बढ़ते ही यहाँ के लोग चमोली जिले में आ जाते हैं, जिसके बाद 6 माह के लिए माना गांव सूना हो जाता है। धाम के कपाट खुलने से कुछ समय पहले ही यहाँ के लोग वापस अपने घरों पर लौटते हैं। इस 6 माह में यहाँ पर जबरदस्त बर्फबारी होती है, जिस वजह से यहाँ किसी का भी रहना बेहद मुश्किल होता है। इस गांव का इंटर कॉलेज पहला कॉलेज है, जो साल के 6 महीने माना में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। यहाँ स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचाने जाते हैं। इस गांव में रडम्बा जाति के लोग रहते हैं। गांव से अनेक पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। यह गांव जहाँ महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, वही भगवान गणेश की भी इस गांव में मान्यता है। इस गांव से होकर पांडव गए थे। मान्यताओं के अनुसार चारों धाम में भी सबसे पवित्र माना गांव है और इस गांव को श्राप मुक्त और पाप मुक्त भी कहा जाता है। इस गांव से जुड़ी एक सबसे बड़ी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्त की गरीबी दूर हो जाती है। गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। जो भी यहाँ आएगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। इस गांव में पूरे साल ठंड रहती है, लेकिन अप्रैल में बर्फ पिघलने के बाद यहाँ की मिट्टी आलू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त हो जाती है, जो और थापर के साथ ही अन्य फसलें भी यहाँ अच्छी मात्रा में होती है। भोजपत्र भी बड़ी संख्या में यहाँ मिल जाते हैं। तिब्बत सीमा से लगे इस गांव की सांस्कृतिक विरासत भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की अनूठी परंपराएं भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मान में व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल और वसुधरा काफी प्रसिद्ध है। समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित माना गांव, जहां अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वही इसे जड़ी बूटियों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ मिलने वाली जड़ी बूटियां कई तरह की बीमारियों में लाभकारी होती है। यहाँ मिलने वाली कुछ उपयोगी जड़ी बूटियों में बाल छड़ी है, जो बालों में रूसी खत्म करने और उन्हें स्वस्थ रखने के काम आती है। खोया, पीपी की जड़, पखान जड़ी भी अपने आप में बहुत कारगर है। मानगांव की आबादी 400 के करीब है और यहाँ केवल लगभग 60 घर है। ज्यादातर घर 2 मंजिला पर बने हुए हैं और इन्हें बनाने में लकड़ी का ज्यादा उपयोग हुआ है। छत पत्थर के पाटोलों की बनी है। इन घरों की खूबी यह है कि यह इस तरह के मकान भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेते हैं। इन मकानों में ऊपर की मंजिल में घर के लोग रहते हैं, जबकि नीचे पशुओं को रखा जाता है।
मान गांव से लगे कई ऐतिहासिक स्थल है। गांव से कुछ ऊपर जाकर गणेश गुफा और व्यास गुफा है। व्यास गुफा के बारे में मान्यता है कि यहीं पर महर्षि देव व्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। व्यास गुफा और गणेश गुफा यहाँ होने से यह पौराणिक कथा को सिद्ध करते हैं कि महाभारत और पुराणों का लेखन करते समय व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने लिखा था। व्यास गुफा के पास भीम पुल, पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। कहा जाता है कि अब भी कुछ लोग इस स्थान को स्वर्ग जाने का रास्ता मानकर चुपके से चले जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भीम पुल से एक रोचक लोक मान्यता भी जुड़ी हुई है। जब पांडव इस मार्ग से गुजरे थे तब वहां 2 पहाड़ियों के बीच गहरी खाई थी जिसे पार करना आसान नहीं था। तब महाबली भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और खाई को बांटकर पुल बना दिया था। बाद में स्थानीय लोगों ने यहाँ पर भीम का मंदिर भी बना दिया। यहाँ से बहने वाली सरस्वती नदी बेशक अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन माना गांव में आज भी इसके दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गांव के आखिरी छोर पर चट्टान के बीच से एक झरना गिरता हुआ दिखाई देता है। इसका पानी धरती में कहाँ समा जाता है इसका पता ही नहीं चलता। कहा जाता है कि उसका पानी कुछ दूर जाते ही अलकनंदा नदी में मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ से सरस्वती नदी से रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। इसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रखकर अपने लिए रास्ता बनाया था। वसुधरा में पानी 400 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ बेहद मोहक लगता है। इस झरने को लेकर यह मान्यता है कि झरने का पानी पापियों को नहीं भिगाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जैसलमेर में इस बार महंत बाल भारती निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की ओर से उन्हें टिकट नहीं देकर जैसलमेर के 2 बार से विधायक रहे छोटू सिंह भाटी पर विश्वास जताया गया है, जिसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसने भाजपा के साथ ही कांग्रेस की भी चिंताएं बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतार रहे हैं। ऐसे में बागी समीकरण ना बिगाड़ दे, इसको लेकर भी पार्टियां बागियों को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चुनावी मैदान में भाजपा की बात करें तो भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे का कार्ड लिए नजर आ रही है। ऐसे में राजस्थान के इस चुनाव में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को या अलवर के सांसद बालकनाथ सभी जनता में भाजपा के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। भाजपा ने राजस्थान के योगी के नाम से जाने जाने वाले बालकनाथ को तिजारा से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भारत पाक सीमा पर बसे सरहदी जिले में जैसलमेर के एक योगी ने भाजपा के खिलाफ बगावत के सुर तेज कर निर्दलीय ताल ठोक दिए है, जिसने भाजपा के साथ ही कांग्रेस की भी चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल जैसलमेर की चमत्कारी मठ गजरूप सागर के मठाधीश महंत बाल भारती जहां बीते लंबे समय से भाजपा से अपनी दावेदारी जता रहे थे और जनसंपर्क कर रहे थे। ऐसे में भाजपा की ओर से उन्हें टिकट नहीं देकर जैसलमेर के 2 बार विधायक रहे छोटू सिंह भाटी पर विश्वास जताया गया है, जिससे महंत पार्टी से नाराज हो गए हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महंत बाल भारती को मूल ओबीसी के जिला अध्यक्ष अचलाराम ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है, जिससे अब जैसलमेर का चुनाव रोचक होता दिख रहा है। बता दें कि जैसलमेर विधानसभा में करीबी 2.5 लाख वोटर्स से, जिसमें 85,000 के करीब मूल ओबीसी के वोटर्स है। महंत का कहना है कि उनके साथ मूल ओबीसी के साथ ही 36 कौम के लोग और वह जनता के आशीर्वाद से निर्दलीय ही चुनाव जीतेंगे। ऐसे में महंत के निर्दलीय ताल ठोकने से कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। जैसलमेर विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महंत चुनावी मैदान में उतरा है। ऐसे में जहां कांग्रेस से रूपाराम धनदेव और भाजपा से छोटू सिंह भाटी ने अपना नामांकन दर्ज करवाया है, वही दोनों के नामांकन दर्ज के बाद महंत की निर्दलीय एंट्री ने सभी को चौंका दिया है। पहले नीतीश कुमार का कांग्रेस पर गर्म बयान, फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव का नीतीश के आवास पर जाकर मुलाकात करना, ठीक दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नीतीश को फोन करना। दरअसल अंदर की खबर इससे कहीं ज्यादा धमाकेदार है, समझिए अभी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से व्यापक विपक्ष को एकजुट करने के मिशन की शुरुआत की थी, उस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। नीतीश कुमार ने जिस तरह इंडिया गठबंधन में शामिल भाजपा की पटना में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए गठबंधन में कोई काम नहीं होने को लेकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा, उससे इस बात की पुष्टि हो गई कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे कहा यह भी जा सकता है कि नीतीश की राजनीति हमेशा से दबाव की रही है। हाल के दिनों में देखे तो उन्होंने अपने ही सहयोगी दल राजद को भी विकास के मुद्दे पर आईना दिखाया। इससे पहले भी जब वे भाजपा के साथ थे तब भी वे सहयोगी दलों पर दबाव की राजनीति करते रहे हैं। माना यह भी जा सकता है कि नीतीश कांग्रेस और राजद के रवैये से नाराज है। नीतीश को इसका साफ संकेत मिल चुका है कि कांग्रेस जिस तरह राजद के साथ मजबूती और विश्वास के साथ खड़ी है, उतनी जेडीयू पर विश्वास नहीं कर रही है। ऐसे में नीतीश आशंकित भी है। विपक्षी दल के गठबंधन की पहली बैठक जब पटना में हुई थी, तब जिस तरह नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा हुई थी, उसके बाद के बैठकों में इस चर्चा पर न केवल विराम लग गया, बल्कि गठबंधन के ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठी नजर आई। कई मौकों पर नीतीश कुमार कह चुके हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी गठबंधन की कल्पना की नहीं जा सकती। माना यह भी जाता है कि नीतीश के कारण ही कांग्रेस से नाराज दल भी इस गठबंधन में साथ आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस से सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर कर दी है। माना जा रहा है कि सीट बंटवारे की जल्द चर्चा नहीं होने को लेकर नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। बिहार की राजनीति के जानकार अजय कुमार कहते हैं कि दिल्ली, बंगाल, केरल और यूपी में इंडिया के घटक दलों को कांग्रेस से खतरनाक रवैये से असहजता होना स्वाभाविक है। क्षेत्रीय दल अपनी मजबूती सियासी जमीन पर कांग्रेस को ज्यादा स्पेस देने से हिचकिचा रहा है। सभी क्षेत्रीय दल सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द ही बातचीत शुरू करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जल्द सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो नीतीश कुमार अन्य विकल्प की तलाश में जुट सकते हैं। वैसे नीतीश की कांग्रेस से नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करने के बाद राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। हालांकि इन नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई इसका पता नहीं चल सका है। चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर साफ कहते हैं कि इस गठबंधन में नीतीश कुमार की सीमित भूमिका है। लोग नीतीश के संयोजक बनने की बात करते हैं, लेकिन सवाल है कि कोई क्यों उन्हें बनाएगा। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर टीएमसी है। जेडीयू की क्या ताकत है जो नीतीश कुमार इसके संयोजक बनेंगे, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि अगर इस गठबंधन में नीतीश रहेंगे तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन बनना प्रदेश की घटना है, उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव नहीं है। राजनीतिक दलों की माने तो एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता कहते हैं कि इंडिया गठबंधन कभी सफल नहीं होगा, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं का दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। भाकपा में राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने दावा किया है कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव के बाद सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सकारात्मक बात कही है। युद्ध अगर लंबा खिंचा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय माना जा रहा है। इस बीच क्या कुछ हालात है ग्राउंड जीरो पर और क्या आगे हो सकता है, आइए जानते हैं, कोशिश करते हैं जानने। इजराइल हमास युद्ध का आज 29वां दिन है। यहाँ 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, करीब 25,000 घायल है। ऐसे में आप अगर यह सोच रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर चल रही लड़ाई का असर आप पर नहीं पड़ने वाला है तो शायद आपकी सोच सही नहीं है। वॉर के 1 महीने में क्या कुछ हो चुका है और आगे ये जंग कौन सा मोड़ ले सकती है, आइए आपको बताते हैं। वर्तमान में युद्ध का मुख्य मोर्चा गाजा पट्टी में है। इजराइल लगातार यहाँ बमबारी कर रहा है। कुछ घंटे पहले जबालिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई। यहाँ रेफ्यूजी कैंप पर बम गिराए गए। हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। जबालिया में इजराइल का ये दूसरा हमला है। राहत और बचाव का काम चल रहा है, इसलिए डेथ टोल और घायलों की आंकड़ा पता नहीं चल सका है।
उत्तरी गाजा पट्टी में इजराइल का हमला हुआ, जिसमें हमास के कंट्रोल रूम को उड़ा दिया गया। यहीं से हमास की आतंकी सुरंग का पता चला और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इस बीच पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा करते हुए कहा, हमास ने जो किया है वो भयानक था, हमें ये सच्चाई भी स्वीकार करनी होगी। फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के भी हाथ साफ नहीं है। गाजा की सुरक्षा हमास के आतंकवादियों की पनाहगार रही है। हमास के नाश के लिए सुरंगों का नेटवर्क टूट रहा है। इजराइल पूरे गाजा में जमीन पाटने पर आमादा है। हमास भी इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। हमास का हमदर्द लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूदी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की तरह लंबा खिंच सकता है। हमास की टॉप लीडरशिप गाजा से दूर किसी सेफ जगह में है। वो गाजा के लोगों को ढाल बनाकर युद्ध कुछ लंबा खींच सकता है, जैसे रूस ने यूक्रेन को एक बटन दबाकर सीधे खत्म कर देने के बजाय स्लो पॉइजन देने वाली पॉलिसी पर फोकस किया। ऐसा हुआ तो इसका असर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ेगा। खास बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही मुश्किल चुनौतियों से जूझ रही है। इनमें हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई इन्फ्लेशन और क्रूड की कीमतों में उछाल शामिल है। डॉलर में लगातार मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड्स लीड में बढ़ते उछाल से इंडिया समेत सभी इमर्जिंग मार्केट्स भारी दबाव में है। एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर इजराइल हमास युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो दुनिया भर के स्टॉक और बॉन्ड्स मार्केट पर इसका बुरा असर दिखेगा। इसकी कीमतें हमें और आपको भी चुकानी पड़ेगी। तेल की कीमत बढ़ जाएगी, स्टॉक मार्केट का काम खराब हो सकता है, बॉन्ड और इक्विटी मार्केट में तेज उतार चढ़ाव आ सकता है, कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। क्रूड की कीमतों में तेजी का असर बाकी कई सेक्टर पर भी जरूर पड़ेगा। ऐसे में महंगाई बढ़ जाएगी। ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होने से फूड क्राइसिस यानी दुनिया के कई देशों में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार की रिलीज डेट को लेकर कई बार फिर से सोशल मीडिया पर तरह तरह की रिपोर्ट्स वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रभास की सालार की रिलीज डेट एक बार फिर से टल सकती है। सुपरस्टार शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सालार के बॉक्स ऑफिस क्लैश की खबरें बीते एक महीने से ज्यादा से सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। शाहरुख खान और प्रभास दोनों की ही फिल्में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने के लिए शेड्यूल है। ऐसे में डंकी के मेकर्स ने फिल्म से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन वही सालार के मेकर्स एकदम शांत बैठे हैं और ना तो प्रभास की फिल्म का कोई पोस्टर रिवील कर रहे हैं और ना ही टीजर ट्रेलर। ऐसे में प्रभास के फैंस को सालार की रिलीज डेट को लेकर मन में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वायरल रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास की सालार शायद ही इस साल सिनेमाघरों में रिलीज हो पाएगी। सालार की रिलीज डेट को लेकर ऐसी खबरें सामने आने के बाद फिल्मी दुनिया में हलचल मच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सालार को मेकर्स इस साल नहीं बल्कि अगले साल तक के लिए टाल सकते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म अगले साल मार्च यानी 2024 तक टल सकती है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि मेकर सालार पार्ट 1 की रिलीज के साथ साथ पार्ट 2 की रिलीज डेट भी अनाउंस कर सकते हैं। सालार की क्रिसमस से रिलीज डेट टलने को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। बता दें कि सालार के पहले भी रिलीज डेट टल चुकी है। प्रभास की फिल्म सालार पहले सितंबर में शाहरुख खान के जवान के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर मेकर्स ने पहले फिल्म की रिलीज डेट को कुछ दिन पीछे खिसकवाया, लेकिन तब भी बात नहीं बनी तो मेकर्स ने फिल्म की रिलीज सितंबर से खिसकाकर दिसंबर कर दी। सालार की रिलीज डेट टालने की वजह मेकर्स की तरफ से फिल्म का VFX वर्क बताई गई है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।